बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इंटरव्यूज़ का सिलसिला चल रहा है। आप लोगों ने मेरी बहुत लंबी गुफ्तगू, तवील गुफ्तगू सुनी लेक्चर्स के दौरान, और अब हम इंटरव्यूज़ जिसमें हम एक्सपर्ट्स से जान रहे हैं उन मौज़ूआत के बारे में जो कि बिज़नेस की दुनिया में होने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मुझे उम्मीद है कि जो हमारा डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग का इंटरव्यू था, जो गुफ्तगू थी, वो आपके लिए हर तरह से फ़ायदामंद हुई होगी। आप उससे महज़ूज़ भी हुए होंगे और आप उससे मुस्तफ़ीद भी हुए होंगे। आपने उससे अपने बिज़नेस के लिए और अपनी लाइफ के लिए मालूमात भी हासिल की होंगी। ऐसी ही एक गुफ्तगू मेरा ख़्याल है कि ई कॉमर्स पे भी करने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, आप जानते हैं कि डिजिटल मीडिया का जो इमर्जेंस, उसका एवोल्यूशन और उसकी जो ग्रोथ है, उसके बाद जो ई कॉमर्स है उसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक तजारत है, इसके ज़रिए से, यानी ई जो आपका फैक्टर है जिसको इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कहते हैं, उससे जो आपकी बाइंग एंड सेलिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप लोग अगर अपनी ज़िंदगी पे एक निगाह डालें तो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो अब आप ऑर्डर करके मंगवाते हैं। खाना, फूड तो आप रोज़ाना ही ऑर्डर करके मंगवाते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी ख़रीदो फ़रोख्त भी अब आप ख़ुद मार्केट में जाने की बजाय आप ऑनलाइन ऑर्डर दे के मंगवा लेते हैं। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, इसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। और ये सिर्फ़ विद इन द कंट्री बाउंड्रीज़ ही नहीं होता, ये क्रॉस बॉर्डर्स भी चल रहा है। इसी पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमारे वही मेहमान हैं जिन्होंने डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग में हमारे साथ गुफ्तगू की थी, अक़दस सईद साहब। तो अक़दस सईद साहब से ही हम इस मौजू पे अपनी गुफ्तगू को बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अक़दस। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच। अक़दस, जिस तरह के आपने तारुफ़ी गुफ्तगू में ये जाना कि अब हम आपसे मालूम करना चाह रहे हैं ई कॉमर्स के बारे में। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, आप ख़ुद भी आपने बताया था अपने तारुफ़ के अंदर कि आप ख़ुद भी ई कॉमर्स से वाबस्ता हैं। आपका अपना ब्रांड भी है, उसके अलावा आप सर्विसेज भी फ़राहम करते हैं। तो कुछ थोड़ा सा हमें बताएं, हमारे बच्चों को, हमारे नाज़रीन को, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है, ये कैसे काम करती है। अच्छा, ई कॉमर्स मैं पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि मैं तकरीबन 2016-17 से इस पर काम कर रहा हूं। और पहले मैंने वाइट लेवल ब्रांड्स पे भी काम किया और अब प्राइवेट लेवल पे भी कर रहा हूँ। इसका पहले मैं फ़र्क बता देता हूँ। वाइट लेवल बेसिकली ये होता है कि आपने मार्केट से कोई प्रोडक्ट पकड़ी। फॉर एग्जांपल, आपने मार्केट से एक हेडफोन पकड़े या मोबाइल फ़ोन के कवर्स पकड़े और आपने ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। उस पर आपका ब्रांड इम्बोस नहीं है, वो एक या अननोन ब्रांड है या किसी ब्रांड का रेप्लिका आप सेल कर रहे हैं, वो वाइट लेवल में आएगा। उस पर आप उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। उसके प्रोज तो ये हैं कि वो आसानी से मार्केट से मिल जाएगा, आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपने मार्केट से 10 पीस उठाए, 20 उठाए, 50 उठाए और आपने उसको ऑनलाइन लगा के सेल करना शुरू कर दिया। इसके अगेंस्ट अगर हम प्राइवेट लेवल ब्रांड की तरफ आते हैं, जो ब्रांड नेम के अगेंस्ट आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिस पे ब्रांडिंग हुई है, वो फॉर एग्जांपल आप कोई एक टी शर्ट्स का बिज़नेस करते हैं, अब वो टी शर्ट का टैग लगेगा, वो आपके ब्रांड का होगा। आप फैक्ट्री पे जाएंगे, उनसे MOQ डिसाइड होगा। MOQ कहते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। आप वो डिस्कस करेंगे उससे। वो कहता है कि 500 या 1000 पीस का MOQ है, आप 1000 पीस बनाएंगे। उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिक्वायर्ड है, उसमें कलर स्कीम्स अपने ब्रांड के मुताबिक आप चीज़ें लगाएंगे, उस पर टैग्स लगवाएंगे। देन आप अपने प्राइवेट लेवल बिज़नेस की तरफ आ सकते हैं। तो प्राइवेट लेवल और वाइट लेवल का मेजर डिफरेंस ये है। लेकिन अभी तो दिखने में ऐसा लगा शायद मेरी बातों से कि प्राइवेट लेवल करना बहुत मुश्किल है और इसका शायद कोई फ़ायदा हो या ना हो। लेकिन प्राइवेट लेवल इन फ्यूचर बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ज़ाहिर है, एक ब्रांड को 2, 4, 5, 10 साल हो जाएंगे तो उसकी एक अथॉरिटी बिल्ड हो जाएगी, लोगों को उसका पता होगा। जैसे आप अगर आज बात करें तो आपको बहुत से ऑनलाइन टी शर्ट ब्रांड्स के बारे में पता है जिन्होंने आज अपनी शॉप्स ओपन कर ली हैं, पहले वो ऑनलाइन थे। इसी तरह से बहुत से फ्रेगरेंस के ब्रांड ऐसे हैं जो पहले सिर्फ ऑनलाइन थे और विद इन 4, 5, 6 ईयर्स उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजेज ओपन कर रही हैं। तो ब्रांड अल्टीमेटली एक बड़ी एक समझ लें कि आपकी
जो ब्रांड वर्थ है वो इंक्रीज़ हो जाती है विद पैसेज ऑफ टाइम, और इन फ्यूचर अगर आप उसको फ्लिप करना चाहें, सेल करना चाहें, तो आप अच्छी प्राइस पे उसको सेल कर सकते हैं। इसके बरक्स अगर आप वाइट लेबल ब्रांड की बात करें तो वो सेल नहीं हो सकता, क्योंकि वो कोई ब्रांड ही नहीं है, कोई इन एक्चुअल एग्जिस्ट नहीं करता। और वो अगर आप सेल भी करेंगे तो कोई एंटरप्राइज़ का नाम दे के उसको पहले रजिस्टर्ड करवाएंगे, देन आप उसको सेल की तरफ जा सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है अगर मैं वाइट लेवल और प्राइवेट लेवल की बात करूँ, और मेरा इन दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस रह चुका है। अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से ये बता दिया। अगर थोड़ा सा ये बताएं कि जो ई कॉमर्स है, इसके भी कोई प्लेटफॉर्म्स होते हैं, या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में हम क्या करते हैं, इसके थोड़ा सा प्रोसेस? अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप प्लेटफॉर्म बेस्ड हो जाएं तो भी आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट की, आप उसको दराज पे बेचना शुरू कर दें, आप उसको किसी और प्लेटफॉर्म पे अगर बाहर बेचना, आप अमेज़ॉन पे बेचना शुरू कर दें, वॉलमार्ट पे सेल करना शुरू कर दें। आप टीमू अब आया है, आप इंटरनेशनल अगर जा रहे हैं, उनकी अपने अगेन रिस्ट्रिक्शंस हैं, अपनी गाइडलाइंस, आपको उन गाइडलाइंस और रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा 100%। और इन फ्यूचर इवन अगर आपका ब्रांड $1 मिलियन अ मंथ की भी सेल कर रहा है, और इन फ्यूचर आपने उन रूल्स में से किसी एक को निगलेक्ट भी कर दिया, तो समझे कि अब वो आपको उसी वक्त निकाल देंगे, डीलिस्ट कर देंगे। तो वहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क है। तो प्लेटफॉर्म बेस्ड आप बिल्कुल जा सकते हैं। वो पाकिस्तान में तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इस वक्त दराज है आपके पास, जिस पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ जो है वो गैजेट बेस्ड, या आप कह लें कि मोबाइल फ़ोन के कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे आप कहें कि मैं कोई 2-3 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चला जाऊँ। लेकिन इसमें जो फ़ायदेमंद चीज़ है वो दूसरी है, वो है कि आप बजाय किसी प्लेटफॉर्म के जाने के आप अपना स्टोर बनाएं जिस पे कोई गाइडलाइंस नहीं आपको फॉलो करनी। यू आर द ओनली प्लेयर, आपको खुल के खेलना उसमें, और आप पे कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती कि जी ये पिक्चर इस तरह नहीं, इस तरह लगी तो हम ये कर देंगे, आपकी प्रोडक्ट इस तरह की हुई तो हम आपको निकाल सकते हैं। या इन फ्यूचर जब आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो जाए तो वो उसका मिसयूज़ करें या आपको वहाँ से निकाल दें। क्योंकि देखिए, अगर आप दराज पे 2-4 मिलियन की सेल कर रहे हैं और वो आपको आज डीलिस्ट कर दे तो आप तो बिल्कुल ज़ीरो पर आ गए। लेकिन अपना ब्रांड जो अगर आप बिल्ड कर लेंगे तो वो विद पैसेज ऑफ टाइम उसकी एक अच्छी अथॉरिटी बन जाएगी, वो लोग उसको जानना शुरू कर देंगे और डायरेक्ट आपसे बाय करेंगे। तो वो जो एक कमीशन वाला एलिमेंट है, क्योंकि ज़ाहिर आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं वो कमीशन लेते हैं। अगर मैं इस समय दराज की बात करूँ तो दराज का कमीशन जो है वो 4% से लेकर 10% तक वेरी कर रहा है। कुछ प्रोडक्ट्स में से ज़्यादा भी है, वो कैटेगरी वाइज उन्होंने कमीशन डिसाइड किया हुआ है। अच्छा, अब ये एक तो दराज का आपने नाम लिया, अमेज़ॉन का बहुत जिक्र करते हैं, एक शॉपिफाई है, एक स्पॉटिफाई है, कुछ इस तरह के भी हैं, टीमू जैसा आपने बताया। इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है बिजनेसमैन के लिए? अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ी सी डिवीजन कर देता हूँ। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन है, आपने भी बिल्कुल सही इसको हाईलाइट किया। अगेन दो चीज़ें हैं, एक है प्लेटफॉर्म आपके पास दराज है, बाहर चले जाएं, अमेज़ॉन आ गया, वॉलमार्ट आ गया, ईबे आ गया, बहुत से प्लेटफॉर्म है बाहर। तो दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास आ गया शॉपिफाई कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, शॉपिफाई एक टूल है, टूल टू क्रिएट ई कॉमर्स वेबसाइट। उस पे आप अपनी ब्रांड की वेबसाइट क्रिएट करेंगे, उससे आपको कोई नहीं निकाल सकता, उससे आपको कोई डीलिस्ट नहीं कर सकता। वो आप अपने ब्रांड की एक वेबसाइट क्रिएट करने का टूल है शॉपिफाई। कितना महंगा है वो? सर वो स्टार्ट होता है तकरीबन $25 पर मंथ से, उसकी सब्सक्रिप्शन पर मंथ की है, वो $25 पर मंथ है। वो आपको कभी उनकी कुछ अच्छी प्रमोशंस लगी हो तो वो आपको फर्स्ट 3 मंथ्स आपको $1 चार्ज करते हैं। कभी प्रमोशन ना भी लगी हो तो पहला महीना सिर्फ $1 चार्ज होगा, उसके बाद वो $25 से उसका प्लान स्टार्ट होता है। जो स्टार्टिंग प्लान है वो एक अच्छे बिजनेस के लिए इनफ है, उसमें कोई आपको बड़े प्लान की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। वो एंटरप्राइज प्लान है जिसमें मल्टीपल लोग उसको मैनेज कर सकते हैं, उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप $25 पर मंथ वाले प्लान से भी स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्लेटफॉर्म्स आपने बताए हैं इसमें नेशनल भी है, दराज है, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स भी हैं। मैं सवाल था कि इनमें से यूज़र फ्रेंडली यानी बिजनेसमैन के लिए यूज़र फ्रेंडली या बिज़नेस फ्रेंडली कौन सा है? अच्छा, बिजनेसमैन के लिए जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो ये है कि वो अपनी प्रोडक्ट को खुद सेल करे, प्लेटफॉर्म पे ना जाए। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, बहुत से लोग इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। अपने प्लेटफॉर्म पर जब आप जा रहे हैं आपके पास 2 ऑप्शंस हैं जो पूरी दुनिया में यूज़ होती हैं। एक वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इन अ सेंस कि उसकी पर मंथ कॉस्ट नहीं है, लेकिन वो टेक्निकली डिफ़िकल्ट टू हैंडल है। शॉपिफाई टेक्निकली डिफ़िकल्ट टू हैंडल नहीं है, कोई भी लेमैन उसको यूज़ कर सकता है। और उसको जो उसकी मैं कहूँगा ऑर्डर मैनेजमेंट जो है, जो आपको ऑर्डर्स आने हैं, जो आपने
डिस्पैच करने हैं, उसकी मैनेजमेंट शॉपिफाई पे कंपैरेटिवली आसान है। तो शॉपिफाई मेरे ख्याल से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है अगर एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है और अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहा है, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना चाह रहा, तो शॉपिफाई ज़्यादा बेहतर है। शॉपिफाई आप रिकमेंड। अच्छा, अगर कोई प्लेटफॉर्म पे जाना चाहता है तो इनमें से कौन सा जो आपने प्लेटफॉर्म्स बताए थे, दराज? अच्छा, पाकिस्तान में तो आपके पास सिर्फ दराज की अच्छी ऑप्शन है, इससे ज़्यादा ट्रैफिक या इस लेवल की ट्रैफिक और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और प्लेटफॉर्म हैं सही हैं, लेकिन वो अगेन इतने अननोन है कि मुझे भी सोचना पड़ना है उनका नाम। एक कीमू.pk के नाम से होता था, वो भी एक्वायर कर लिया गया, फिर और इस तरह के छोटे छोटे थे वो एक्वायर हो जाते हैं, वो सेल कर दिए जाते हैं, इस तरह के हैं प्राइसओए के नाम से। लेकिन अगेन प्राइसओए भी है ना, वो एक कंपनी ऑन्ड है, पाकिस्तान में काम कर रहा है, वो मोबाइल फ़ोन्स बेसिकली सेल करते हैं, गैजेट सेल करते हैं, वो भी आपको लिस्ट करने देते हैं। लेकिन अगेन वो आप या तो कोई बहुत अच्छी टेक कंपनी पाकिस्तान में बना लें, जैसे रॉनिन बनी है पाकिस्तान में, तो वो रॉनिन को रजिस्टर्ड कर लेंगे, मुझे नहीं वो कहेंगे कि आप आ जाएं। तो इसके लिए पाकिस्तान में मेरे मुताबिक तो दराज ही है कि दराज पे आप सेल कर सकते हैं, और भी होंगे लेकिन अगेन वो उन पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक उतनी ज़्यादा नहीं। OLX वगैरह जो हैं, OLX वगैरह क्लासिफाइड वेबसाइट में आते हैं, उसमें आप प्रोडक्ट उस तरह से सेल नहीं कर सकते, वहाँ यूज्ड प्रोडक्ट का इंटेंट लेकर लोग ज़्यादा जाते हैं। न्यू प्रोडक्ट आप लगा दें, लिस्ट कर दें, सेल होगी तो होगी, लेकिन वो जो डेली ऑर्डर का एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है ना, वो नहीं हो पाता OLX पे, वो एक क्लासिफाइड साइट है। कुछ लोग व्हाट्सएप को भी ई कॉमर्स के लिए या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी ई कॉमर्स के लिए इस्तेमाल करें, बिल्कुल, उसको आप लोग सोशल मीडिया कॉमर्स कह रहे हैं, इस पर थोड़ी सी आप रोशनी असल में वो ये है कि फेसबुक ने अपनी मार्केट प्लेस लॉन्च की है, आप उस पर लिस्ट कर देते हैं, आप व्हाट्सएप के ऊपर अपना चैनल क्रिएट कर लें, व्हाट्सएप के ऊपर अपने स्टेटस पे प्रोडक्ट्स लगा लें, उसके थ्रू आप सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगेन द थिंग इज़ कि ये वो चीज़ें हैं कि जिन पे आप डेली सेल्स पर रिलाई नहीं कर सकते, आपके में डेली एटलीस्ट इतनी सेल्स आ जाया करेंगे, ये रिलाई नहीं आप कर पाते इन प्लेटफॉर्म से, क्योंकि ट्रेंड नहीं है ऑर्गेनिकली लोगों का वहाँ तक जाने का। आप फेसबुक मार्केट प्लेस पर देखें, आप अपने तजिए से बताएं, या आपके आसपास लोग हैं वो देखें कि कितनी बार उन्होंने ऐसा हुआ कि फेसबुक मार्केट प्लेस पे कोई चीज़ बाय की हो, शायद आपको कोई बंदा मिले, वो भी इतना पॉपुलर नहीं है और उसको ज़्यादा पुश भी नहीं किया गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो कर भी नहीं रहे मेटा से, क्योंकि ज़ाहिर एड्स में ज़्यादा पैसा है ना उनके पास, एड्स अगर चल रही हैं तो वो अभी वो उस तरफ आ नहीं रहे हैं, उनकी अटेंशन। एग्जैक्टली, और स्पेसिफिकली पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ। अच्छा, ये ई कॉमर्स जो है इसमें थोड़ा पेमेंट्स एंड रिसीट्स के मैकेनिज़म्स के बारे में, प्लेटफॉर्म्स के बारे में थोड़ा सा अगर आप बता दें तो। अच्छा, पेमेंट्स का ये है कि पाकिस्तान के अंदर तो समझ लें, अगर मैं कहूँ 98 to 99% COD बेस्ड है। हमारा कस्टमर जो है वो बहुत डरा हुआ कस्टमर है, और वो जो है वो रिस्क नहीं लेता अपना कार्ड अटैच करने का या ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने का, प्री पे करने का पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट आपके सामने ही है। तो कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पे ज़्यादातर चलता है, जिसका फ़ायदा उठा रही हैं आपकी कोरियर कंपनीज़। और बाकी आप ये है कि इसका जो मैकेनिज़्म डेवलप होता है वो ये होता है कि आपका कोरियर कंपनी के साथ एक COD अकाउंट ओपन होता है, कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट। वो कोरियर कंपनी पार्सल आपका डिलीवर करती है, उनका नुमाइंदा आपका कैश कलेक्ट करता है, और वो पैसे आप तक पहुंचाते हैं। वो वीकली बेसिस पर होते हैं, बाई वीकली होता है, बाय मंथली बेसिस पे वो आपको इस तरह से आपके पास पैसे आते हैं कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू। कैश ऑन डिलीवरी पे एक और चीज़ भी है ना अकदस, कि हमारे यहाँ जो बिजनेसमैन कर रहा है ई कॉमर्स में, उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। आपको जो प्रोडक्ट डिलीवर की जाती है बाज़ औक़ात वो बहुत ही ज़्यादा घटिया होती है। ऐसे वो हाँ, जो ब्रांड्स काम कर रहे हैं वो तो रिकोर्स है, आप बाय नेम उनको शिकायत कर सकते हैं, उनको बदनाम कर सकते हैं, या उनकी नेकनामी कर सकते हैं, दोनों सूरतों में। लेकिन जो आप ये मी टू ब्रांड्स या ऐसे ही जो होते हैं, उनसे जब आप चीज़ ख़रीदते हैं तो वो ज़्यादातर आपको धोखा देते हैं। मैं ऑनलाइन किताबें ज़्यादा, क्योंकि मेरा ज़रा थोड़ा दिलचस्पी और शगफ़ किताबों से है, तो मैंने जो अच्छे ऑन ग्राउंड जो पब्लिशर्स हैं उनकी तो जब चीज़ मंगवाई वो बहुत अच्छी आती है। ज़रा वो ऑन ग्राउंड भी अच्छे हैं, वो ऑन वेब स्पेस भी अच्छे ही हैं। यही मेरा दूसरे ब्रांड्स के मामले में भी मेरा तजुर्बा रहा है। लेकिन जो थोड़ा प्राइस प्लेयर्स हैं, या जो बास के लगता है यार ये एक एंटीक सी किताब है, ये आम नहीं मिल रही ऑन ग्राउंड, ये दे रहे हैं, ऐड बार बार आ रहा है और कुछ मुनासिब पैसों में, उनसे जब भी मंगवाया है ना तो 50-50 रहा है। पब्लिशिंग में प्रॉब्लम, तो COD में तो एक ये है कि चीज़ आ जाए, ठीक है, लोग धोखाधड़ी से, ज़ाहिर है हमारी सोसाइटी के भी तो बहुत से मसाइल हैं ना, तो इश्यूज़ हैं। तो मेरा ख्याल COD की एक वजह ये भी बिल्कुल है। हमारा जो बिजनेसमैन है अगेन वो उतना अभी तक एथिकल हुआ भी नहीं है
कि वो आपको जो चीज़ प्रॉमिस की गई है और जो वीडियो में दिखाई गई है वो 100% डिलीवर करते वो हैं, नहीं होती, वो हाँ, बहुत तो कम है। ये बहुत बात फ़र्क आई होता है। एग्री, मैं इस पर बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन अब अगेन ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, और ट्रेंड शिफ्ट इस तरह से हो रहा है कि ई कॉमर्स ब्रांड जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो मैच्योर हो गए हुए हैं और वो भी ऑडियंस को भांप लेते हैं। और इवन हमारे ब्रांड पे भी हम ये काम कर रहे हैं, और बाकी भी लोग करते हैं कि वो उन्होंने चेकआउट के ऊपर एक ऑप्शन दिया होता है कि अगर आप प्री पे करेंगे तो आपको 10% या 20% का ऑफ मिल जाएगा। अब अगर एक 2,000 रुपये की अमाउंट है और उस पर आपको 200-250 रुपये का 300 रुपये का ऑफ मिल रहा है प्री पे करने पे, तो लोग वो कर देते हैं। वो कोई कंपनी से बचाते हैं ना, वो आपको मिल जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन उसका एक रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। रिस्पेक्ट कस्टमर के नज़दीक बढ़ जाता है, बिजनेसमैन अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर कर लेता है मुझे पेमेंट्स में। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेटफॉर्म्स बेस्ड कॉमर्स इसलिए भी अच्छी लगती है कि वहाँ दराज या दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं एग्जैक्टली, consumer एज अ को। मिडल मैन वो आपको प्रोटेक्ट वो चूँकि बिजनेस की बहुत सी चीज़ें उन्होंने रख ली होती हैं, तो वो अगर शिकायत आए तो वो भी आपको जिसने दराज की रिटर्न पॉलिसी है उससे लोगों को बहुत कम शिकायत है कि अगर गलत प्रोडक्ट आ जाती है वो कंप्लेन करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ रिकोर्स मिल जाता है। और ऑन ग्राउंड भी उनके सेंटर्स बने हुए हैं। ई कॉमर्स सारी खला में नहीं है, ऐसे ही मेरा ये है कि उसमें उनके भी पार्सल्स डिलीवर करने के लिए, रिसीव करने के लिए, तो उन्होंने सेंटर्स एजेंसीज अपनी बनाई हुई हैं। अच्छा, अगर पेमेंट प्लेटफॉर्म्स की हम बात कर रहे थे कि इसमें इंटीग्रेटेड कौन कौन से फिनटेक, जिसको आजकल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ कहा जा रहा है, इस पे थोड़ा सा बताएं। ये भी कहते हैं ई कॉमर्स का एसेंशियल हिस्सा है। बिल्कुल है। और अगर आपने कोई भी इसको बेसिकली कहते हैं कि अगर आपने चेकआउट लेना है, चेकआउट अगर आपने कहीं से बाय करना है और आप चाह रहे हैं कि आपका प्री पे अटैच हो जाए। देखें, एक तो वो देसी तरीका है जो सब यूज़ कर रहे हैं इस वक्त के जी, वो चेकआउट पेज पे अपना अकाउंट नंबर लिख दिया कि इस पे पेमेंट ट्रांसफ़र करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दें, विद इन 24 आवर्स हमारा नुमाइंदा आपसे कंफर्मेशन करके आपका पास डिलीवर कर देगा, भिजवा डिस्पैच कर देगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप वहाँ चेकआउट की प्रॉपर ऑप्शन देते हैं जिसमें आपका कार्ड नंबर दिया जाता है, CVV कोड आपका दिया जाता है, और उसकी एक्सपायरी वगैरह वो सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपकी पेमेंट उस वेबसाइट से ही प्रोसेस होती है। वो बेसिकली एक API के थ्रू लिंक होता है। वो जो API होती है वो आपने किसी ना किसी फिनटेक कंपनी से ही API से क्या मुराद है? API आप समझते हैं कि वो एक ब्रिज है, एक स्ट्रिंग है जो आपने अटैच करनी, क्योंकि कस्टमर मेरे पे ट्रस्ट तो नहीं करेगा ना वो कि मेरी वेबसाइट पे अगर वो अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उस कार्ड की कोई इन्फॉर्मेशन मेरी वेबसाइट पे नहीं आएगी, वो डायरेक्ट उस API के थ्रू फिनटेक पे जाएगी। मेरे पास अगर मेरा ई-कॉमर्स स्टोर है और उस पर आप अपनी कार्ड की डिटेल देंगे, कार्ड तो एक सेंसिटिव चीज़ है ना, आप अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं CVV कोड के साथ, एक्सपायरी डेट के साथ, तो वो मेरे पास नहीं आएगी, वो जाएगी उस फिनटेक कंपनी के पास। उसमें आपके पास पाकिस्तान के अंदर तमाम बैंक, मेरी जो इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक तमाम के तमाम बैंक आपको ये ऑप्शन दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो बैंक अल्फला का यूज़ हो रहा है, वो जो API वो देते हैं चेकआउट के लिए। उसके सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो और फर्दर उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सारे फुलफ़िल करने के बाद वो बेसिकली उस पर चार्ज करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली वेरी कर रहा है 2% से लेके 4-4.5% तक पर ट्रांजेक्शन। तो अगर 2,000 की प्रोडक्ट है तो आप समझ लें कि 40-50 रुपये वो बैंक भी आपसे ले जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है उसके अपने फ़वाइद तो हैं। वो उसके अच्छा, ये कुछ फ़ायदे। वॉलेट्स हैं जिस तरह ईजी पैसा है, जायज़ कैश है, ये वॉलेट्स भी चल रहे हैं मेरा ख्याल। जैज़ कैश भी अपनी API देता है। जैज़ कैश का भी प्रॉपर चेकआउट प्रोसेस है, वो भी अगेन 4% 5% के चार्ज करता है और वो आपको अपनी API देते हैं। उनके भी अगेन इसी तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं। मोर और लेस ये सब का कोई आधे 1% का डिफरेंस है चार्ज करने का, और ये सब लोग अपनी API देते हैं और आप अपना ये आपने एक सादा पे का बताया था। सादा पे नहीं दे रहा, लेकिन जैज़ कैश दे रहा है, जैज़ कैश दे रहा है। और उसके अलावा आपके पास कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो एज अ मिडल मैन काम कर रही हैं, वो फिनटेक नहीं है लेकिन वो एज अ मिडल मैन काम कर रही हैं। उसमें पे प्रो है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, आपको हर दूसरी तीसरी वेबसाइट पर लगी नज़र आएगी। वो पे प्रो ऐसी कंपनियां जो ये काम करती है कि उसने बेसिकली फिनटेक से कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे किए हुए हैं कि आप परसेंटेज रिड्यूस कर दें, हम आपको क्लाइंट्स ला के देंगे, बीच में कुछ परसेंटेज हमारी हो जाएगी। उसमें ये होगा कि वो जो वहाँ से सपोर्ट अच्छी मिल जाती है उनके थ्रू, और दूसरा आपको जो है ना परसेंटेज कंपैरेटिवली कम 2% 2.5% पे प्रो या इस तरह की जो सर्विसेज वो मिल जाती हैं। लेकिन अगेन इनमें स्कैम के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगेन पे प्रो ऐसा नहीं है, उसके साथ मेरा भी कुछ ताल्लुक़ रहा हुआ है पेमेंट्स के हिसाब से, तो वो कोई ऐसा मसला नहीं है उनके साथ। अच्छा अक्सर आजकल मैं एक चीज़ नोट करता हूँ, हम ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर चल रहा होता है पे इन 3 इंस्टॉलमेंट्स, पे इन 4 इंस्टॉलमेंट्स, पे इन ईजी इंस्टॉलमेंट्स।
वो आप किसी नॉन ब्रांड की वेबसाइट पे गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ये दरमियान में क्या है? ये भी अगेन मिडल मैन है। ये अच्छा। कोई फिनटेक कंपनीज नहीं हैं प्रॉपरली। ये इनको अगर कहा जाए कि शायद इनमें से कुछ हो जो रजिस्टर्ड भी हो, नहीं तो कुछ रजिस्टर्ड भी नहीं है। अच्छा। तो ये एज अ मिडल मैन काम कर रहे हैं। किस्त पे ने फ्रॉड भी किया था, किस्त पे ने किया था या शायद किसी और कंपनी ने किया था, लेकिन किस्त पे नाम की भी एक है। इस तरह की बहुत सी कंपनीज हैं जिनमें बाद में स्कैम्स भी नज़र आए, पैसा लेके भी भाग गए, कुछ में कुछ प्रॉब्लम्स भी आए, कुछ में कंपनीज ने उनको डिसऑन कर दिया। वो कंपनीज बेसिकली इस तरह काम कर रही हैं कि वो आप वेबसाइट को प्रीपे कर देती हैं कस्टमर से, बाद में वो रिसीव करती रहती है अगेन, उसमें वो एक आपको ज़्यादा देना पड़ता है उसमें, हाँ, कस्टमर को ज़्यादा पे करना पड़ता है ऑब्वियसली। पे करना पड़ता है। अच्छा अक्दर, आप, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, ई कॉमर्स के हवाले से आप स्टार्टअप्स को कोई मशवरा देना चाहते हो तो? अच्छा, मेरा ना इसमें जो भी बंदा स्टार्ट कर रहा है ना, उसको बड़ा डिटेल्ड मशवरा है। वो ये है कि सबसे पहले आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छी सिलेक्ट करनी है। प्रोडक्ट अगर आपकी अच्छी प्रोडक्ट से क्या मुराद है? अच्छी प्रोडक्ट से ये मुराद है कि एक टी शर्ट की मैं एग्जांपल लेते हैं। एक टी शर्ट आपको मार्केट में, एक अच्छी क्वालिटी की पोलो शर्ट आपको मार्केट में मिल रही है 2500 रुपये की, 2000 रुपये की। अगर आपने किसी होल सेलर से वो शर्ट उठा ली 1200 रुपये की या 1000 रुपये की, आप वो प्रोडक्ट कभी नहीं बेच पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी इतनी कॉस्ट इन्वॉल्व है। मैं अभी वो कॉस्ट भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कौन कौन सी है। मैं कह रहा हूँ एक्सप्लेन करें। तो वो आप देखें कि आपने जाना है मैन्युफैक्चरर्स के पास जो MOQ पे आपको बना के दे। उसकी रीज़न ये है कि वही पोलो शर्ट जब आप मैन्युफैक्चरर के पास डायरेक्ट जाएंगे, वो शायद आपको 400 रुपये में पड़ेगी, 500 रुपये में कॉस्ट करेगी। वो शर्ट फिर जब आप बेचेंगे ऑनलाइन, क्योंकि अगर आप जो ऑनलाइन ऑब्वियसली चीज़ें एक्सपेंसिव भी सेल होती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ी, मैं एक वो जैसे कहते हैं अपने स्टार्ट शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपकी प्रोडक्ट 2000 रुपये या उसके अंदर अंदर है, तो आपकी सेल और आपका कन्वर्जन रेट ग्रो करेगा विद पैसेज ऑफ टाइम, और अच्छा कन्वर्जन रेट आपको मिलेगा। मतलब आपको लगेगा कि अगर मेरी वेबसाइट पे 100 लोग आ रहे हैं तो कुछ 6% 10% लोग बाय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन साइकी है कि यार 1000-1500 से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो वो टेस्टिंग के लिए आपकी प्रोडक्ट मंगाएंगे, और अगर आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी वाली होगी तो आपके रिपीट कस्टमर बन जाएंगे। तो नंबर 1। दूसरी चीज़, प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हुए ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जो कस्टमर्स रिपीट बाय करें। कॉस्मेटिक्स हैं, रिपीट बाय होती हैं। फ्रेगरेंस है, रिपीट बाय होती हैं। कपड़े भी हैं, लोग 6 माह बाद, 8 माह बाद या किसी को रिकमेंड करते हैं, यार ये टी शर्ट मैंने ली थी फलां ब्रांड की, अच्छी है वो। तो प्रोडक्ट ऐसी सेलेक्ट करें जो रिपीट बाय हो। ऐसी प्रोडक्ट ना हो जिसने एक बार खरीद ली उसके बाद शायद वो आपसे दोबारा शायद ही कभी खरीदे। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़, अब कॉस्ट कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है। कॉस्ट में आपके पास सबसे पहले तो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट आ गई। फॉर एग्जाम्पल, आपने 500 रुपये की टी शर्ट बाय की, पोलो शर्ट आपने 500 रुपये की फैक्ट्री से ली। उस पोलो शर्ट को की जो नेक्स्ट कॉस्ट आएगी वो आएगी उसकी पैकेजिंग कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, आपने उसका बड़ा अच्छा बॉक्स बनाया, प्यारा सा, उसके जो भी उसमें रैप में उसको रैप किया, उस पर टैग्स लगाए, वो आपको 50 रुपये कॉस्ट कर पड़ गई। अब आपकी कॉस्ट होगी 550 रुपीज़। उसके ऊपर फिर आपने कैलकुलेट करनी है आपकी जो एड कॉस्ट है। आप अपने जहन, पाकिस्तान में इस वक्त जो नॉर्मल एक वो मैं कह रहा हूँ रूल ऑफ थंब चल रहा है, वो चल रहा है 500 से 600 रुपये पर एक अच्छी एड कैंपेन के ऊपर पर यूनिट इतनी एड कॉस्ट आ जाती है। वो अलग बात है कि विद पैसेज ऑफ टाइम हम उसको इतना अच्छा कर लेते हैं कि वो ऐड को 200 रुपये पे, 150 पे, समटाइम 100 रुपीज़ पे भी आ जाता है। तो वो जो आपने 500 रुपये का फिगर तो फिर भी अपने जेहन में रखना है मिनिमम कि 500 रुपीज़ उसकी पर यूनिट ऐड कॉस्ट होनी चाहिए। तभी आप टेस्टिंग कर पाएंगे खुल के, तभी आप जैसे कहते हैं ना वो अच्छा सा उसको प्ले कर पाएंगे। देन अगर वो मैं ऐड कर लूँ तो वो तकरीबन आपकी चलेगी 1050 रुपये अब ये कॉस्ट हो गए। अब इसके ऊपर आपके पास आ जाएगी डिलीवरी चार्जेस। अगर आप डिलीवरी फ्री दे रहे हैं तो 200 रुपया नॉर्मली डिलीवरी चार्जेस का आप उसमें ऐड करेंगे, तो ये कॉस्ट होगी 1250 रुपये। इसके ऊपर आपने रिटर्न्स का मार्जिन रखना। पाकिस्तान में अगर आप काम करें और COD है तो रिटर्न्स होंगी। कुछ राइडर्स की गलतियाँ होती हैं, राइडर्स जानबूझ के डिलीवर नहीं करते और डाल देते हैं कस्टमर रिफ्यूज़ टू रिसीव। कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो मंगवा लेते हैं और फिर वो घूमने फिरने कहीं नहीं चले जाते हैं और फिर कहते हैं जी हम तो घर पे नहीं हैं, वापस कर ले जाए। तो आपने 20% का मार्जिन जेन में रखना है कि 20% तक आपकी रिटर्न्स आ सकती हैं वापस। तो जो 20% रिटर्न्स आ रही हैं उसकी कुरियर वाले तो कॉस्ट ले रहे हैं आपसे, उस कॉस्ट को भी आपने ऐड करना, अब्जॉर्ब करना। अगर मैं वो 50 रुपये भी ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल कि आपके 100 यूनिट्स के हैं, 20 वापस आ गए, तो 50 रुपये पर यूनिट, जो 80 यूनिट डिलीवर हुए उनमें 50 रुपये कॉस्ट आपकी ऐड होगी। तो वो आपकी कॉस्ट जो हमने कैलकुलेट करते हुए हमको मेरे ख्याल से 1250 रुपये तक आ गए थे,
वो उसमें 50 रुपये आप ऐड कर लें, वो 1300 रुपीज़ अब आपके बन के। इसके ऊपर अब आपने ऐड करना अपना प्रॉफिट मेरे मुताबिक एक ई-कॉमर्स प्रोडक्ट के अंदर आपको 500 से 600 रुपये आपका प्रॉफिट पर यूनिट होना चाहिए, अदरवाइज़ आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब 500 रुपीज़, ये मैं बात करूं अगर आप अपने प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं। अगर आप सेल कर रहे हैं दराज वगैरह पे, उस पे आपकी सेपरेट कैलकुलेशन होगी, क्योंकि उसमें आपका मार्जिन थोड़े स्क्वीज़ होंगे, उतने मार्जिन पे आप सेल नहीं कर सकते। प्राइवेट लेबल ब्रांड में आप अपने थोड़ी सी प्राइस ऊपर भी चली जाए तो मसला नहीं होता। अब फॉर एग्जाम्पल आपने 500 रुपीज़ में ऐड कर दिया, अब ये शर्ट कॉस्ट कर गई 1800 रुपीज़ की। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट ने रिसेंटली टैक्सेस लगाए हैं। एक तो 4% का टैक्स लगा हुआ है, 2% उसमें इनकम टैक्स है, 2% उसमें आपका जो विद होल्डिंग टैक्स के नाम से उन्होंने लगाया हुआ है। मतलब 2% आप सेल्स टैक्स कर लें, 2% विद होल्डिंग टैक्स। कल रात को एक न्यूज़ आई है जिसने ई कॉमर्स इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है। FBR से मीटिंग्स हो रही हैं, आज के दिन में भी कोई 2-3 मीटिंग्स स्केड्यूल है लोगों की, जो बड़े कुछ ई कॉमर्स के समझने के ई कॉमर्स कम्युनिटी के लोग हैं। हुआ ये कि गवर्नमेंट ने अचानक से ये अनाउंस किया कि हम 18% GST लगाने लगे हैं ई कॉमर्स प्रोडक्ट के ऊपर। लगा दिया है, इमीडिएट एक्शन, ये नोटिफिकेशन में लिखा आ गया। अब अगर 18% लगा, बाकी अभी तक तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें कहीं नज़र नहीं आई, लेकिन अगर वाकई एक्चुअली लग गया तो आपने ये 18% भी ऐड करना है, 2% विद होल्डिंग भी ऐड करना है, तो 20% तो आपने ये भी ऐड करना है उस 18%। बहुत तो ये एबिलिटी मुतासिर ये शेक कर, अगर वाकई 18% लग गया तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री समझ ले एक बार घुटनों पर दोबारा आएगी, एक बार इसमें डिप आएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाएगी। अब्सॉर्ब आप कर नहीं सकेंगे ना, बिल्कुल। तो फिर इस कॉस्ट को आपने, सब कॉस्ट को अपने जहन में रखते हुए फिर आपने अपनी सेलिंग स्टार्ट करनी है। इसके ऊपर अगेन जो आपका प्रॉफिट है वो आपका प्योर प्रॉफिट तो नहीं है, उसके अंदर से आपकी जो सैलरीज जानी है, उसके अंदर आपने कोई सॉफ्टवेयर बाय किया उसकी कॉस्ट जानी है, फिर वो अगर $25 शॉपिफाई के हैं तो महीने का 7-8 हज़ार रुपये आपका हो जाएगा। तो ये सारी कॉस्ट को आपने अपने जहन में रखना है। बहुत शुक्रिया अक़दस, आपकी बहुत अच्छी, आपने बड़ी तफसील के साथ, मुख्तसर है हमारी ये गुफ्तगू, लेकिन ई कॉमर्स के ऊपर आपने बड़ी पते की बातें की, और ख़ास तौर पे जो आखिर में आपने कैलकुलेशंस प्राइसिंग के हवाले से, जो लोग, चूँकि लोग ई कॉमर्स को आसान समझते हैं, जबकि आपकी गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये इतनी आसान नहीं है। तो आपका बहुत शुक्रिया। हम आपको इंशाल्लाह अपने स्टूडियोज़ में बाद में भी दावत देते रहेंगे। ख़वातीनो हज़रात, आपने हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान की गुफ्तगू ई कॉमर्स के हवाले से सुनी, और मुझे उम्मीद है कि मेरी तरह आप लोगों ने भी कुछ नया, कुछ ज़्यादा जाना होगा। कुछ हम, चूँकि हम अब बहुत दिनों से, बहुत सालों से ई कॉमर्स की दुनिया से मुंसलिक हैं, हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, हमारे इर्द गिर्द रोज़ाना पार्सल्स जा भी रहे हैं, पार्सल्स आ भी रहे हैं, पेमेंट्स हो भी रही हैं, रिसीट्स भी हो रही हैं। तो ई कॉमर्स तो हर जगह के ऊपर मौजूद है, लेकिन एक चीज़ जो आप लोगों को समझनी चाहिए वो ये कि कामयाबी के रास्ते में शॉर्टकट कोई नहीं होता। जो अपने मेहमान की गुफ्तगू से मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि ई कॉमर्स की दुनिया में भी उतना ही वक्त और उतनी ही आपकी क़ुव्वतें सर्फ होती हैं कामयाबी तक पहुंचने के लिए, जितनी के ऑन ग्राउंड हमारे होती हैं। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ़ ई कॉमर्स से ही गुजारा नहीं है, ई कॉमर्स के अंदर आपकी ऑन ग्राउंड प्रेजेंस जो है वो भी ज़रूरी है। चूँकि हम सब लोग जो हैं, ज़ाहिर है कि वो वर्चुअल रियलिटीज़ नहीं हैं, हम रियलिटीज़ हैं। हम जो है वो कोई अवतार्स ही नहीं हैं, हम तो जो है वो रियल हैं। तो इसलिए रियल वर्ल्ड के अंदर भी जो हमारी प्रेजेंस है और जो डायनामिक्स हैं उनका बहुत रोल होता है। और ख़ास तौर पे आपने देखा कि गवर्नमेंट के जो फ़ैसले हैं वो किस तरह से बिज़नेस को मुतासिर करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी इस गुफ्तगू से महसूस भी हुए होंगे और मुस्तफ़ीद भी होंगे। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए।